नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर राज्य के किसानों के हित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य की पीडीएस की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का चावल केंद्रीय पूल अंतर्गत उपार्जन किए जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को वृद्धि कर 40 लाख मीट्रिक टन उपार्जित किए जाने की अनुमति जो यथाशीघ्र प्रदाय करने का अनुरोध किया है। केंद्र से पत्र व्यवहार किया है। कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से पत्र व्यवहार भी किया है, चर्चा भी किया है। उन्होंने जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई के द्वारा लेने की जो बात कही है, उसमें अगर केंद्र की सहमति मिल जाती है तो किसानों का जो शेष और पंजीकृत किसानों का जो धान है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के किसानों से भेदभाव जारी रखेगी तो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई तिथि बढ़ाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार को भी यहां पर चावल बेचने की जो अनुमति मिली है उसे बढ़ाने की मांग करते हुए कहा गया कि यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का चावल ना खरीदे तो चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति हमें वो दे दे। लेकिन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ गलत व्यवहार कर रही है। अब आने वाले समय में इसका विकल्प और क्या हो सकता है? हमने तो 3 बातें कही हैं। पहली बात यह है कि पूरे पंजाब में, हरियाणा में जैसे धान की खरीदी केंद्र सरकार करती है तो छत्तीसगढ़ का भी पूरा धान खरीदी एफसीआई के माध्यम से हो, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि हमारी जो चावल लेने की आपने अनुमति दी है वो पूरा चावल आप ले लें, नंबर 2। और नंबर 3, दोनों बात अगर आप नहीं कर सकते तो एक चिड़िया भर बिठाना है एथेनॉल बनाने की हमको समग्र अनुमति दे दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं किनकी बात सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ इस प्रकार का क्यों व्यवहार किया जा रहा है? एक अनुमति, एथेनॉल बनाने की अनुमति देने में चिड़िया बिठाने में भी उनको आपत्ति है। ये तो हमारा दुर्भाग्य ही कहें इसको। दिल्ली हिंसा को लेकर राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है और लाल किले में हुए घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार आरोप लगाते हुए यहां पर लाल किला सुरक्षित घेरे में रहती है। इस तरह से उन्होंने बयानबाजी जो है वो की है कि लाल किला जो है वो सुरक्षित घेरे में हर वक्त रखा जाता है, जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और गणतंत्र दिवस के दिन बीजेपी के सांसद का करीबी व्यक्ति उस प्राचीर में बढ़ चढ़कर पहुंच जाता है और उस प्राचीर के अंदर चढ़कर जहां देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं या फिर केंद्र सरकार की सहमति से यहां पर झंडा जो है वो चढ़ाया जाता है, फिर नाकामी कहां पर सिद्ध हुई है, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर आला अधिकारियों को, प्रशासनिक लोगों को और साथ ही साथ नेताओं को भी उत्तर देना चाहिए कि आखिर नाकामी से जो यहां पर काम हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है उसे इस्तीफा देना चाहिए। जी सही ही बोल रहे हैं ना। लाल किला में जो हुआ, कल भी मैंने आपसे कहा था कि लाल किला इतनी सुरक्षित घेरे में रहता है कि वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद का करीबी व्यक्ति उस प्राचीर में चढ़ जाए जहाँ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तो या तो केंद्र सरकार की सहमति से चढ़ा या केंद्र सरकार की नाकामी से चढ़ा। सहमति से चढ़ा तो भी उत्तर देना चाहिए रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को, और नाकामी से चढ़ा तो इस्तीफा देना चाहिए। आखिर हिंसा और अराजकता का हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई उसका स्थान नहीं हो सकता।
तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे धन संग्रह अभियान पर छत्तीसगढ़ में सवाल उठ गए हैं। भूपेश बघेल सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर पूछा है कि उनकी ओर से राज्य में चंदा लेने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को ये पत्र लिखा। वहीं इस पूरे मामले में संचार विभाग के अध्यक्ष व पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष जो कि शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, उन्होंने कहा कि ये जानकारी मानना बहुत अच्छी बात है। जो लोग राम मंदिर के लिए गलत तरीके से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान राम के नाम पर चंदे की राशि का दुरुपयोग नहीं हो रहा और ना ही हो सकता है। तो सकारात्मक तरीके से ये काम होना चाहिए। बयानबाजियां जो की जा रही हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए। तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार भी सामने आया है और उनका कहना है कि अगर अवैध वसूली की जा रही है या इसकी कोई भी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। मंदिर के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। इस ट्रस्ट के द्वारा धनराशि देने के लिए खाता नंबर और पूरी जानकारी दी गई है। इसके बावजूद कुछ स्थानों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि लोग चंदा वसूली कर रहे हैं फर्जी रसीदें छपवाकर। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट से पत्र लिखकर जानकारी चाहिए है कि क्या किसी को चंदा लेने के लिए अधिकृत किया गया है छत्तीसगढ़ में, और ये जानकारी मांगना बहुत अच्छी बात है। वसूली की शिकायत है तो आप कार्रवाई करें, आपको कौन रोक रहा है? आप सबसे पहले तो ये कहें कि अयोध्या में प्रभु राम भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप उसके समर्थन में हैं या आप उसके विरोध में हैं? आप इस बात को डिक्लेयर करिए। आज कांग्रेस के लोग भी, दिग्विजय सिंह जी ने, अमितेश शुक्ला जी ने, और हम बहुत लोगों का नाम नहीं बताना चाहते, ऐसे लाखों कांग्रेस के लोग हैं जो अपने घर में प्रभु राम की पूजा करते हैं। किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो लगातार आग जो है वो दिल्ली में पनपती जा रही है, लेकिन उसकी लपटें अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि धारा 144 दिल्ली के अंदर लगा दी गई है और उसी पर अब बड़ा बयान मुख्यमंत्री यहां भूपेश बघेल का सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हालात और परिस्थितियां दिल्ली के अंदर बनी हुई हैं, अगर उसी तरह से किसान मोर्चा खोल देगा छत्तीसगढ़ के अंदर तो काफी ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। क्या कुछ यहां पर मुख्यमंत्री का कहना था और मंत्रियों का क्या कुछ कहना था, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद किसान और सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। केंद्र सरकार लगातार आंदोलनकारियों को खदेड़ने और उनकी आवाज को दबाने में लगी है, आंदोलन को खत्म करने की साजिश में लगी है और इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मोदी सरकार पर तंज कसने की जो कवायद है वो भी जारी है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आवाज को दबाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल को केंद्र सरकार अपना ले, कोई किसान देश में आंदोलन नहीं करेगा। ये तो षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को समाप्त करने की कार्रवाई है और बदनाम भी करने की कोशिश की जा रही है और उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। किसानों की मांग वाजिब है, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ मॉडल को भारत सरकार अपना ले, कोई किसान आंदोलन देश में नहीं करेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को भ्रमित कर रही है और देश को आहत करने में लगी हुई है। किसान जुटे थे, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ था, वो क्या है? किसान आंदोलन नहीं तो क्या है ये? और जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर बातें की जा रही है उससे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं दिखता। अभी तो केवल ये कि गणतंत्र दिवस के दिन आपने क्यों चुना वो रैली करने का, और धीरज से बहुत धैर्य के साथ केंद्र सरकार आपकी बातों को सुनती रही और वार्ताएं चलती रही। चाहते तो और सख्ती बरत सकते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अधिकांश बयान में उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले ले और किसानों को उनका हक देने वाली छत्तीसगढ़ मॉडल को अपना ले। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों द्वारा किए गए दंगे का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान राहुल गांधी ने भड़काने वाले बयान दिए थे, जिसके बाद किसान लाल किले पर चढ़ गए और तिरंगे का अपमान कर दिया। लोगों को अपने बयान से उत्तेजित कर दिया गया कि वो लाल किले में चढ़ गए और तिरंगा का अपमान कर दिया। तो इसके बाद भी तो जिला गरियाबंद अंतर्गत छुरानगर में समाजसेवी मनोज पटेल, शीतल ध्रुव एवं उनके सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसमें थाना छुरा के पास बस स्टैंड के सामने एक दीवार पर नेकी की दीवार का बोर्ड लगाकर वहां पर सामान रखने के लिए हैंगर एवं रेखा जो है वो लगा ली गई और गरीब लोगों को इसके लिए सामान जो है वो उपलब्ध कराने की बात कही गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें यहाँ से सामान जो है वो मुहैया कराएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा संकल्प और एक पहल की गई है। ये जो नेकी की दीवार आप लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है, इनका क्या उद्देश्य है? नेकी की दीवार गरीबों के लिए जो भी ज़रूरत के सामान है ले जाएंगे, जिसके पास जो भी है वो यहाँ ला के रख देंगे। एक्स्ट्रा जो भी है कपड़ा जो भी है ज़रूरत के सामान है तो ज़रूरतमंद आदमी यहाँ से ले जाएंगे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जब से समाज सेवा में आए हूँ तभी से प्रेरणा ये सब मिला है। आपने नेकी की दीवार पहले और कहीं पे देखा था? नेकी की दीवार तो मैं तो पहले नहीं देखा हूँ, सुना था। बस्तर के परपा थाना क्षेत्र अंतर्गत बातचीत 241 बटालियन की सीआरपीएफ जवानों में आपसी विवाद के बाद फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई, वहीं 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल जवानों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। और ये भी आपको बताते चलें कि अस्पताल में इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक जवानों में आपसी विवाद के बाद ही ये फायरिंग वहां पर हुई है, जिसकी वजह से यहां मौत का मामला सामने आया है। और 241 बटालियन के जवान के साथ ही जवानों पर गोली यहां पर चलाई गई और सैडवा स्थित कैंप के अंदर फायरिंग होने की जानकारी सामने जब आई है और उसके बाद कहा जा रहा है कि आपसी विवाद के बाद ही ये पूरी घटना यहां पर उत्पन्न हुई। थाना क्षेत्र स्थित सेडवा बटालियन में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने 2 साथियों को सड़क से गोली मार दी। उसने अपने आप को भी गोली मार ली। इसमें से एक साथी की मृत्यु हो गई है, एक जवान की मृत्यु हो गई है और जो कल्प्रिट है साथ में जो मारा है, दोनों की स्थिति गंभीर है। दोनों को भी रायपुर भेजने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है जिसने गोली चलाई थी वो मानसिक तौर से स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों से बात हुई है, उनका कहना था कि उसकी अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पर आगे इस संबंध में अभी पूछताछ। जांजगीर चांपा जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शासकीय जिला वैक्सीन सेंटर पर बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा पथराव कर दिया गया, जिसमें जिला वैक्सीन सेंटर का कांच का दरवाजा तो टूट गया, उसके साथ ही साथ खिड़कियां भी यहां पर टूट गई और जिला वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा बदमाशों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बदमाश अभी भी यहां से फरार दिख रहे हैं। वहीं सुबह ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें बीती रात को कोविड सेंटर जहां पर कोविड वैक्सीन को रखा गया है और वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थर मारकर दरवाजे का जो ग्लास था उसको तोड़ा गया और वो लोग वहां से भाग गए थे। और कोविड सेंटर में जो तैनात गार्ड था उसी में से एक पदस्थ आरक्षक के द्वारा थाने कोतवाली में आकर लिखित शिकायत आवेदन दिया गया था और इसमें जांच की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लड़कों का फुटेज भी प्राप्त हुआ है जो वहां उपस्थित थे। उन्हें थाने में लाकर अभी पूछताछ की जा रही है। तो
तो मुंगेली जिले में बढ़ते अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताएं कि कई दिनों से नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते अवैध प्लांटिंग की लगातार मिल रही शिकायतों पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर पीएस एल्मा ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने कार्यवाही को अंजाम दिया। और मिली जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगभग 22 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है, जो कॉलोनाइजर एक्ट के तहत यहां पर पूरी कार्यवाही की जा रही है। अगर उसके बाद भी आप लोग करते हैं तो मैंने उनको कहा है कि वहां पर जेसीबी ले जाकर खोद दी जाए, जब तक कि उसके शासन के नियमानुसार कॉलोनाइजर का जो प्लाटिंग होनी चाहिए वो अगर नहीं करते हैं नियम का अनुपालन तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ कॉलोनियाँ अवैध प्लाटिंग में बन चुकी है और वहाँ सुविधाएं नहीं है, लोग परेशान हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, तो उसके लिए कॉलोनाइजर के ऊपर, अवैध कॉलोनाइजर के ऊपर इसके लिए नियमितीकरण के प्रावधान है, नियमितीकरण उसमें होना चाहिए। दूसरी बात ये जो भविष्य में इसी प्रकार की अवैध कॉलोनी फीस मांगने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही के लिए बड़ी संख्या में निजी स्कूल के पालकों ने अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया और निजी स्कूलों के द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य फीस को जोड़कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी संख्या में पालक अपने बच्चों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय का आज इन्होंने घेराव कर दिया और लगातार वो मांग कर रहे थे कि फीस में कटौती की जाए, क्योंकि ज्यादातर अभिभावक काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और जल्द से जल्द वो मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, हम लोग बार बार अवगत कराते आ रहे हैं कि जो स्कूल द्वारा मनमानी तरीके से ट्यूशन फीस की आड़ में समस्त शुल्क को समायोजित करके वसूला जा रहा है, इसको जिला प्रशासन रुकवाए। क्योंकि कलेक्टर महोदय के द्वारा बार बार कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कलेक्टर महोदय आखिर चाहते क्या हैं। तो हमने आज जिला प्रशासन को अंतिम कह दिया है कि अगर आप निजी स्कूलों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो आप हट जाइए। हम पालक जो हैं और पालक संघ जो है उन पर नियंत्रण। आज देश भर में जीएसटी की जटिलता के विरोध में टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में सरगुजा जिले के टैक्स बार एसोसिएशन ने जीएसटी को सरल बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस पर कार्रवाई करने की मांग की। 3 सालों से जीएसटी देश में लागू हुआ है और पूरा व्यापारी वर्ग और पूरा व्यवसाय जगत उसकी परेशानियों से जूझ रहा है। टैक्स रिफॉर्म के लिए जीएसटी लाया गया था, हम सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो प्रक्रियागत और व्यवहारगत और कानूनी परेशानियां हैं उनको लेके 3 सालों से सफ़र कर रहे थे ये व्यापार जगत। तो उन्हीं को लेके आज हम पूरे देश में एक साथ हमारा जो संगठन है टैक्स बार का, वो एक साथ पूरे देश में ज्ञापन दे रहा है माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार के नाम पे और अपने सुझावों की एक पुस्तिका हमने उनको भेंट की है कि जीएसटी में क्या व्यावहारिक परेशानियां आ रही हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है और व्यापार जगत को राहत दी जा सकती है। वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। जिस तरह से परेशानी आ रही है सामने और उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, हमको सड़क पर भी उतरना पड़े व्यवसाय जगत को बचाने के लिए भारत में, तो हम उतरेंगे। टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल अभी आए थे और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम से संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें विगत कुछ समय से जो जीएसटी में विसंगति है उन विसंगतियों के और उन्होंने ध्यान दिलाया है और उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं जो कि उचित माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रेषित किया जाना है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।